Hello students, in this video we will see how can we solve a given system of equations using simplex method. ठीक है बेटा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है कि हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। पहले आप वो वाली वीडियो वॉच कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन है, यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, तो देखो मेरे को ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है जिसमें मुझे x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है, बट बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। तो मैं क्या करूंगी बेटा, देखो आप सब देख सकते हो इसमें x1 x2 पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब x1 x2 के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है साइन की, दे आर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स। ठीक है ना, अब क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें मिला हुआ है, खुद उन्होंने दे रखा है, अब ये x1 x2 नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, आपको पता है अनरिस्ट्रिक्टेडनेस लिनियर प्रोग्रामिंग में कैसे रिजॉल्व होती है कि अगर x1 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो इसको ले लो, लेट x1 इक्वल टू x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। बेटा मेरी पेंसिल देखा करो कहाँ जा रही है, तो मैंने लिखा लेट x1 इक्वल टू x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, वेयर x1 डैश भी ग्रेटर देन 0 होगा एंड x1 डबल डैश भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर x1 डैश बड़ा हुआ और x1 डबल डैश छोटा हुआ तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो नंबर पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसमें x1 ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। अगर x1 डैश छोटा हुआ और x1 डबल डैश बड़ा हुआ तो छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो ऐसे केस में x1 नेगेटिव बन जाता है। ठीक है ना, तो दोनों केसेस हैंडल हो जाते हैं इस सब्स्टिट्यूशन से। अब देखो ऐसे ही, क्योंकि x2 भी अनरिस्ट्रिक्टेड है तो मैंने x2 को भी एज्यूम कर लिया x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, वेयर x2 डैश इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 डबल डैश भी आपका ग्रेटर देन 0। तो ये सारे चेंजेस आप लिख लीजिए जो गिवन इक्वेशन है। देखो x1 प्लस x2 है, x1 की जगह लिख दो x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, तो मेरे पास ये आ जाएगा जहां मेरी पेंसिल है। देखो x2 की जगह लिखा x2 डैश माइनस x2 डबल डैश इक्वल टू 1, तो मेरी पहली इक्वेशन सेट हो गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में भी आप 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 है, इसमें भी आप x1 को x1 डैश माइनस x1 डबल डैश कर दो और x2 को x2 डैश माइनस x2 डबल डैश कर दो, तो मेरे दोनों इक्वेशंस तो बन गए। तो ये दोनों इक्वेशंस किसका काम करेंगी, ये मेरा काम करेंगी हमारा नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन का, और ये मेरे कंस्ट्रेंट्स का काम करेंगे। ठीक है ना, और मेरे को पता है कि मेरे सारे वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मैंने ऊपर ले लिए, तो मेरी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन भी सेटिस्फाई हो गई। अब आपको पता है कि जब भी टेबल सेट करनी है तो हमें स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल या आर्टिफिशियल वेरिएबल डालना पड़ता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हो तो सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल डाला जाता है। तो मैंने पहले वाले कंस्ट्रेंट में आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल दिया प्लस a1, देखो ये डाला जहां पेंसिल है। ऐसे ही सेकंड वाले के इक्वालिटी कंस्टेंट में मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल दिया प्लस a2, और ये a1 a2 भी मेरे क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे डल गए आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो कि इक्वालिटी कंस्टेंट में डाले जाते हैं। और आपको पता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का हम क्या कोफिशिएंट लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो मेरा मिनिमम z क्या बन गया क्वेश्चन में, मिनिमम z इक्वल टू a1 प्लस a2, जैसा हम 2 फेज मेथड में फेज 1 में करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट तो मुझे किसी की गिवन नहीं है, आर्टिफिशियल वेरिएबल मैंने अपनी तरफ से डाला है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का प्राइस हम फिक्स करते हैं 1, तो कोफिशिएंट बन गया 1, तो a1 प्लस a2। अब देखो बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आ गया, इक्वेशंस कंस्ट्रेंट्स भी आ गए और मेरी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन भी आ गई। तो अब मैं अपना सिंप्लेक्स मेथड या 2 फेज कुछ भी लगा सकती हूँ। तो मैंने टेबल सेट करी, तो देखो टेबल सेट करी आपने ये वाली, तो CB VB XB से ही सेट करोगे। फिर आप क्या लिखोगे, सारे वेरिएबल्स लिखते हैं हम, x1 डैश, x1 डबल डैश, x2 डैश, x2 डबल डैश और a1 a2। फिर आप CJ का कॉलम लिखते हो, CJ में ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कोफिशिएंट उठाते हैं। तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो सिर्फ a1 और a2 ही है, तो उनका कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने यहाँ पे a1 a2 पे 1 लिख दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। फिर VB के कॉलम में क्या आएगा बेटा, VB के कॉलम में आपको पता है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स या स्लैक वेरिएबल आते हैं, तो यहाँ पे इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है तो दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गए। अब आपने क्या किया, कंस्ट्रेंट्स को नीचे उतार लिया, यही करते हो ना। तो देखो पहले कंस्ट्रेंट में जहां मेरी पेंसिल है, ये देखो बेटा यही है ना मेरी पेंसिल, इसके अंदर जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको नीचे उतार लो। देखो x1 डैश का 1 है, x1 डबल डैश का -1, x2 डैश का 1, x2 डबल डैश का -1 है, a1 का 1, a2 है नहीं तो 0 है। राइट साइड कहाँ उतरती है, xb के कॉलम में।
ठीक है बेटा, ऐसे ही हमने दूसरा भी अपना उतार लिया कंस्ट्रेंट। ठीक है, राइट साइड हमेशा XB के कॉलम में, और A1 और A2 के CB क्या आएंगे मेरे 1 आएंगे। ये कहाँ से आते हैं? CJ के कॉलम से आते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ वी सेट अवर सिंप्लेक्स टेबल। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे ZJ। कैसे सिखाया आपको ZJ निकालना? जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है, जैसे मुझे इस X1 डैश का ZJ निकालना है, तो इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए CB के कॉलम से। ठीक है, हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो CB के कॉलम से एलिमेंट वाइज। फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड विद द सेकंड। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस फिर CB में है 1 और इधर है X1 डैश में 2, तो 1 इंटू 2 2, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के कॉलम्स का भी ZJ निकाल लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? -3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। ठीक है, सबको आते होंगे ZJ, अब तो इतना काम कर चुके हो, निकाल चुके हो। अब निकाला ZJ माइनस CJ। कैसे निकलता है? ZJ ये लिखे हुए, CJ इनके ऊपर लिखे हैं, माइनस कर दो 3 माइनस 0, -3 माइनस 0, या ठीक है बेटा, तो सारे ZJ माइनस CJ आपके पास निकल कर आ गए। तो अब क्या करोगे? इन ZJ माइनस CJ को, जो मैक्सिमम पॉजिटिव ZJ माइनस CJ होता है, उसको हम क्या करते हैं? सिस्टम में एंटर कर देते हैं। तो आप देख रहे हो कि मेरा ZJ माइनस CJ यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम सिस्टम में एंटर कर देंगे। मैक्सिमम पॉजिटिव ZJ माइनस CJ विल एंटर इनटू द बेसिस। तो मेरा ये क्या आ गया? इसके ऊपर मैंने सर्कल कर लिया, ये मेरा बन गया है पाइवेट कॉलम। ठीक है बेटा, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये देखो वेरिएबल क्या है? X1 डैश है इसका वेरिएबल, तो मैं क्या लिख दूंगी? X1 डैश इज द एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ गई बात? X1 डैश एंटरिंग वेरिएबल है। इसका क्या मीनिंग है? कि नेक्स्ट टेबल में VB के कॉलम में अब X1 डैश की एंट्री हो जाएगी। अब VB के कॉलम में A1 या A2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? X1 डैश। किसकी जगह पर लिखेंगे वो कैसे पता चलता है? जब हम रिप्लेसमेंट रेशियोज निकालते हैं। रिप्लेसमेंट रेशियो का फॉर्मूला बेटा अब याद हो गया होगा सबको, इतनी बार करा दिया है, XB अपॉन पाइवेट कॉलम। ठीक है, पाइवेट कॉलम की कौन सी एंट्रीज लेते हैं? विच आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो चलिए रिप्लेसमेंट रेशियो निकालते हैं। ये देखो जहां मेरी पेंसिल है ये मेरा XB है, और जिसके ऊपर मैंने ये रेड कलर से सर्कल किया है ये क्या है? मेरा पाइवेट कॉलम। डिवाइड कर दो, 1 by 1 विच इज इक्वल टू 1, 3 by 2 विच इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो मेरी मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो लीजिए, दोनों में से जो मिनिमम है। मेरा मिनिमम क्या है? 1, तो मैं इस 1 को ले लूंगी। ठीक है, ये 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया है? A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गया मेरा? ये रो बन गई मेरी पाइवेट रो, और मेरा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो VB के कॉलम में वेरिएबल है क्या है? ये देखो A1 मेरा बन जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल। इसका क्या मीनिंग होता है? कि नेक्स्ट टेबल में A1 अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? जो मेरा एंटरिंग वेरिएबल था। क्या था मेरा एंटरिंग वेरिएबल? X1 डैश। तो नेक्स्ट टेबल में X1 डैश आ जाएगा आपका A1 की जगह पर। ठीक है बेटा, तो ये चेंजेस अब नेक्स्ट टेबल में हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। दोबारा से टेबल बनाएंगे। टेबल की शुरुआत हमेशा की तरह CB, VB, XB, और फिर जो आपके वेरिएबल थे X2 डैश, X2 डबल डैश, A1 और A2। बेटा आप आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम गायब नहीं करने हैं। मैंने ये बात बहुत अच्छे से समझाई है इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें मैंने इन्वर्स निकालना सिखाया है। ठीक है, क्योंकि इसी के नीचे तो आंसर आएगा लिखा हुआ मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मेरे ये इनके कोफिशिएंट क्या थे? 0। अब मेरे को पता चला A1 की जगह पर X1 डैश आ जाएगा और A2 अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाएंगे। तो लेट अस सी हमारा पाइवेट एलिमेंट है क्या। देखिए मेरा पाइवेट एलिमेंट क्या है? ये 1, जो कि पाइवेट रो और पाइवेट कॉलम दोनों में लाई करता है, उसको बोलते हैं पाइवेट एलिमेंट। तो मेरा पाइवेट एलिमेंट क्या है? 1। मैं लिख भी देती हूँ, पाइवेट एलिमेंट इक्वल टू 1। हमारा काम होता है पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाना, जो कि ऑलरेडी 1 है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई काम नहीं करना। फर्स्ट रो को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? उसके बाद हमें पता है कि पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाओ और उसके नीचे या ऊपर कोई एलिमेंट हो तो 0 बनाओ। तो फिर मैं नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाऊंगी? इस 2 को 0 बनाऊंगी। ठीक है, कैसे? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है,
तो पहले हम पाइवेट एलिमेंट क्योंकि हमारा ठीक था उसको हम एज इट इज कॉपी करवा लेते हैं फर्स्ट रो को, न्यू R1 इक्वल टू ओल्ड R1 ही हो गया, ठीक है। और नई R2 रो निकालनी है ना, इसमें सेकंड रो भरनी है, तो मैंने कहा था जिसकी हेल्प लेनी है वो ओल्ड R2 ही होगा पहले, जिसका न्यू निकालो उसका ओल्ड माइनस जिसको जीरो बनाना है, किसको जीरो बनाना था मुझे 2 को, तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय किसकी हेल्प लेते हैं, जिसको हम सबसे पहले ठीक करते हैं, हमने सबसे पहले R1 को ठीक किया तो R1 लिख दिया, ठीक है। अब बेटा ओल्ड R2 के नीचे ओल्ड R2 के एलिमेंट्स लिख लो, 3 2 -2 1 -1 0 1, ठीक है, -2 ठीक है, ये कैलकुलेशन अब सबको आ चुकी होगी, मल्टीप्लाई, ठीक है, न्यू R1, नए R1 के एलिमेंट कहाँ है, नई टेबल में है, ये लिखे हुए देखो 1 1 -1 1 -1 1 और 0, कर लो सॉल्व, ठीक है, -2 माइनस प्लस, तो ये आ गया मेरा 0, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1, दिस इज -2 और ये आ गया 1, ठीक है। इसको टेबल में लिख लेते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 1 0 0, जो भी ये वैल्यूज आई है इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है बेटा। फिर वही काम करेंगे, जब दोनों पूरी टेबल सेट हो जाए तो कैलकुलेशन वर्क में ZJ माइनस CJ निकालते हैं हम, तो अब फिर से ZJ निकालो, कैसे निकालोगे, वही जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए CB के कॉलम से, ठीक है बेटा। तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, आप सब इसको निकाल लेना, जिस बच्चे को आता है वो वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया कीजिए अपने आप और आंसर मैच कर लिया करो, मेरा क्या आ रहा है, ठीक है, -2 -1 और 1 -1, तो सारे ZJ माइनस CJ निकाल लिए। अब देखो अगर सारे ZJ माइनस CJ लेस देन 0 आ गए तो आंसर आ गया, नहीं तो अभी और काम करना है, तो आप देख रहे हैं कि मेरा एक ZJ माइनस CJ अभी भी पॉजिटिव आया है ये वाला, तो इसको सिस्टम में एंटर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा पाइवेट कॉलम, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है x2 डबल डैश, तो x2 डबल डैश इज एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट टेबल में x2 डबल डैश अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करो, रिप्लेसमेंट रेशियोज निकालोगे, रिप्लेसमेंट रेशियो देखो आपको पता है XB अपॉन पाइवेट कॉलम, और पाइवेट कॉलम की वो एंट्री जो ग्रेटर देन 0 है, तो आप देख रहे हो कि ये पहली एंट्री तो माइनस है तो इसकी निकलेगी नहीं, दूसरे की निकालो, देखो XB में लिखा है 1 और इधर x2 डबल डैश में लिखा है 1, तो 1 बाय 1 1 आ गया, ठीक है। तो ये मेरी क्या बन गई है, दिस वन, राइट। तो A2 मेरा क्या बन गया बेटा, A2 इज द आउटगोइंग वेरिएबल, तो हमारा A2 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट टेबल में A2 अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा और उसकी जगह पर x2 डबल डैश आकर बैठ जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरी बात एक और देख लो, पाइवेट एलिमेंट क्या है मेरा 1, हमें पाइवेट एलिमेंट 1 ही चाहिए होता है, तो बहुत अच्छी बात है, हम इस रो को एज इट इज कॉपी कर देंगे नेक्स्ट टेबल में, ठीक है बेटा। तो चलिए दोबारा टेबल बनाते हैं, CB BB XB x1 डैश x1 डबल डैश x2 डैश x2 डबल डैश A1 और A2, ठीक है ना। तो ये आपको पता ही है कि CJ मेरे कभी चेंज नहीं होते हैं, राइट। चलिए फिल करते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले VB फिल करा जाता है। अब आपका VB के कॉलम में क्या आ गया, x1 डैश अपनी जगह है और A2 की जगह पर x2 डबल डैश है, राइट। तो चलिए आपको पता था पाइवेट एलिमेंट आपका 1 है, तो पाइवेट एलिमेंट 1 है तो मेरी पाइवेट रो में कोई चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो देखो ये A2 वाली जो रो है 1 0 0, ये वाली रो एज इट इज कॉपी हो जाएगी। और अब इस पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाने के बाद क्या करते हैं, उससे ऊपर या नीचे कोई एलिमेंट होगा तो उसको 0 बनाएंगे। तो ये देखो जहां मेरी पेंसिल है x2 डैश के कॉलम में -1, इसको मुझे 0 बनाना है, राइट। तो मैं लिख लेती हूँ, मेरा ये वाली पाइवेट रो ओल्ड R2 तो यही रह जाएगी न्यू R2 के बराबर, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, और न्यू R1 क्या हो जाएगी, ओल्ड R1 माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, किसको बनाना था -1 को, हेल्प किसकी लेंगे, न्यू R2 जो अभी अभी लिख रहा है, ठीक है बेटा। तो ये मैं लिख देती हूँ, ओल्ड R1 के नीचे ओल्ड R1 के एलिमेंट्स लिख के कर लेना आप कैलकुलेशन। तो मेरे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2 1 -1 0 0 -1 1, कैसे करना है सबको पता है, ओल्ड R1 के नीचे ओल्ड R1 के एलिमेंट में करके भी दिखाई देती हूँ, ओल्ड R1 के नीचे ओल्ड R1 के एलिमेंट्स लिखे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और न्यू R2 में जो अभी अभी रो निकली थी हमारी उसके एलिमेंट्स ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो मेरी जो वैल्यूज आ रही है कैलकुलेट करके मैंने ऊपर
है बेटा, तो ये आ गया। अब क्या करते हैं इसके बाद, ZJ कैलकुलेट करोगे। चलो ZJ कैलकुलेट करने का वही सेम तरीका, आपका CB के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो CB के कॉलम में इधर देखो जहां मेरी पेंसिल है 0 0 है ना, तो जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और अब ZJ माइनस CJ निकालो। ZJ निकल चुके हैं, CJ सबसे ऊपर टॉप में लिखे हैं, ये देखो जहां मेरी पेंसिल है, करो माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, सारे ZJ माइनस CJ क्या आ गए मेरे, सारे ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0। अगर मेरे सारे ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए and none of the artificial variable remains in the column of VB के कॉलम से आर्टिफिशियल वेरिएबल चले जाए, तो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। क्या सॉल्यूशन आया लिखते हैं, देखिए मैं लिख देती हूँ इस बात को। सिंस ऑल ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये बात जरूर देखनी है बेटा, आर्टिफिशियल वेरिएबल बचा के नहीं सिस्टम में। None of the artificial variable remains in the basis, basis मतलब VB का कॉलम, remains in the basis, basis का मतलब that is column of VB, therefore optimal solution has been reached, therefore optimal solution has been reached। क्या आया है सॉल्यूशन, देखो रीड करते हैं सॉल्यूशन, ये देखिए आ जाइए यहाँ पे, ये देखो देखो बेटा, x1 डैश के सामने आया है 2 और x2 डबल डैश के सामने xb के कॉलम में लिखा है 1। देखिए इधर जहां मेरी पेंसिल है, x1 डैश की वैल्यू 2 आ गई और x2 डबल डैश की वैल्यू 1 आ गई, तो मैं लिख देती हूँ x1 डैश 2 आया है और x2 डबल डैश की वैल्यू आई है 1। ठीक है बेटा, अब देखो x1 डबल डैश आया नहीं तो 0 है, x2 डैश आया नहीं तो 0 है। ठीक है, तो x1 था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में तो x1 था, तो x1 की वैल्यू निकालनी है। x1 क्या था, x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, इसमें वैल्यू डाल दो, तो मेरा क्या आ गया, x1 की वैल्यू आ गई 2, और x2 मेरा क्या था, x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, इसमें इसकी वैल्यू डाल दो। देखो x2 डैश की वैल्यू 0 और x2 डबल डैश की 1, तो मेरा आंसर आ गया -1। तो मेरा x1 पॉजिटिव आ गया और x2 मेरा -1 आ गया। तो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन तो ये रहा। ठीक है बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरा ये रहा। क्वेश्चन में उसने एक बात और बोली है, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन में ये भी लिखा था, मैं लिख रही हूँ दोबारा से, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ 1 2 1 1। ठीक है, और गिवन इक्वेशंस मुझे क्या दी हुई थी क्वेश्चन में, देखो यही दी हुई थी ना, ये गिवन क्वेश्चन था। अब आप खुद देखो, इसका अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखोगे ax इक्वल टू b, तो कैसे लिखते आप, जैसे आपने सीखा हुआ 12th क्लास में सीख के आए हैं सब बच्चे मैट्रिक्स, यही लिखते ना आप इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये देखो ये वाला मैट्रिक्स 1 1 2 1, ये वही मैट्रिक्स है ना जो क्वेश्चन में गिवन है मुझे। तो इसका मतलब इस सिस्टम को जो मैंने अभी अभी सॉल्व किया है, इसमें जो मैट्रिक्स मेरा सॉल्व हुआ है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो किसका इनवर्स है, इसी का ही इनवर्स है। ठीक है, तो मेरे को कैसे मिलता है इनवर्स, इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल, आप फाइनल टेबल के अंदर से कोफिशिएंट्स उठा लो। किसके उठा लो कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये मैंने पिछली वीडियो में सिखाया है बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द लास्ट टेबल गिव्स ए इनवर्स। ठीक है, गिव्स ए इनवर्स। तो मेरा ए इनवर्स क्या होगा क्वेश्चन में, ये देखो लास्ट टेबल पे आते हैं, देखिए कहाँ लिखी है मेरी लास्ट टेबल, ये देखो, ये देखिए मेरी लास्ट टेबल कहाँ लिखी है, ये है। इसमें देखो, ये मैं मार्क कर देती हूँ रेड कलर से, ये देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2 लिखे हुए हैं, इसके नीचे जो ये कोफिशिएंट्स आए हैं, ठीक है, ये मेरा ए इनवर्स होंगे। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स क्या है, -1 1 -2 1, ये मेरा ए इनवर्स होंगे। तो मैं पहले इनको नीचे उतार दूं, देखो ठीक है, मेरा क्या आया, -1 1 -2 और 1, ये मेरा ए इनवर्स बनाएंगे। बस एक बात का और ध्यान रखना है, अभी इधर देखो मेरा x1 तो पॉजिटिव आया है और x2 मेरा नेगेटिव आया है, ये बात का ध्यान रखें, x1 पॉजिटिव है और x2 मेरा नेगेटिव आया है। ठीक है, तो देखो मेरा x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पहली वाली रो थी,
और x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड रो है। जो अगर वेरिएबल आपका नेगेटिव आए तो आप इनके साइन चेंज कर दो। मेरा सेकंड वाला वेरिएबल x2 नेगेटिव आया ना, तो मैं इसके साइन चेंज कर दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि वो नेगेटिव है। तो मैंने आंसर पॉजिटिव को लेके निकाल लिया वहां पे, ठीक है, x2 डबल डैश को निकाला है ना, तो इसलिए x2 की वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या किया आपने, लास्ट में उनके साइन चेंज कर दिया। मान लो x1 मेरा नेगेटिव आता तो आप फर्स्ट वाली रो के साइन चेंज कर देते जो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग थे, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा बन गया इनवर्स, -1, 1, 2 एंड -1। तो दिस इज माय इनवर्स, और इससे ऊपर जो सॉल्यूशन निकाला था x1 और x2 की वैल्यू, वो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आंसर था, ठीक है बेटा। सो दिस फुल चैप्टर ऑफ सिंप्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग का जो था मैंने कंप्लीट कर दिया। तीनों मेथड्स आपको सिखा दिए, बिग एम भी सिखा दिया, टू फेज भी और सिंप्लेक्स मेथड भी, और उनसे रिलेटेड ये दोनों टॉपिक्स, किस तरीके से सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इनवर्स निकालते हैं। बच्चों मैंने ये भी आपको सिखा दिया, एक बड़ा यूनिट आपके सिलेबस का मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है बेटा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।